हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। बेटा आज हम बिज़नेस लॉ का नेक्स्ट टॉपिक सेल ऑफ गुड एक्ट का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स। तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स जो आपका चैप्टर है बेटा, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स हम कहते हैं कि किया जाता है तो उसमें हमेशा रेसिप्रोकल प्रोमिसेस होते हैं। द सेलर promising to deliver the goods and the buyer to accept and pay the प्राइस ऑफ गुड्स। तो माना जाएगा कि ये परफॉर्मेंस, इस रेसिप्रोकल प्रोमिसेस जो उन्होंने किए हैं, जब इनको वो परफॉर्म कर देंगे तो माना जाएगा कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स हो गई है। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स परफॉर्मेंस ऑफ रिस्पेक्टिव ड्यूटीज ऑफ बोथ बायर एंड सेलर एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। Therefore, performance includes both seller's duty to deliver the goods and buyer's duty to accept those goods and pay the price. तो उससे performance होती है। The duty of the seller is to ready and willing to deliver the goods to the buyer, but he is not bound to deliver the goods until the buyer applies for the delivery. तो buyer जब डिलीवरी के लिए कह देगा तो सेलर है जो उसको गुड्स है जो डिलीवर कर देगा। अब बात आती है डिलीवरी की। कई केसेस में कहा जाता है कि सेलर की ड्यूटी बनती है डिलीवर करने की, और कई केसेस में कि बायर की ड्यूटी बनती है कि बायर डिमांड करे कि मुझे डिलीवरी कर दो और उसके बाद सेलर उसकी डिलीवरी है जो कर दे। तो जनरली केस यही है कि बायर के पार्ट पे पड़ती है। जब बायर है जो वो करेगा इंटेंशन कि मुझे डिलीवरी कर दी जाए, तो जो सेलर है वो डिलीवरी कर देगा। तो उसके केसेस में बताया है डिलीवरी मीन्स वॉलंटरी ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक पर्सन से दूसरे तक वॉलंटरी जो कोई बंदा अपना जो गुड्स है उसका पोजेशन दे देता है। डिलीवरी इज़ ए बायलेटरल एक्ट है, इट रिक्वायर्स टू पार्टीज़। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया कि पर्सन है उसके गुड्स पोजेशन में होनी चाहिए जिसने डिलीवरी देनी है। दूसरा, ही ट्रांसफ़र दैट पोजेशन टू अनदर पर्सन को करे, और ये जो ट्रांसफ़र उसने की है वो वॉलंटरली है, कोई फोर्सफुली वो ट्रांसफ़र नहीं कराई गई है। तो सेंस ऑफ द डिलीवरी इज़ वॉलंटरी ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है जी। इफ़ बी स्टील्स गुड्स फ्रॉम ए, बी ए से गुड्स चोरी कर लेता है, तो देयर इज़ नो डिलीवरी फ्रॉम ए टू बी। चाहे पोजेशन ट्रांसफ़र हो गई है पर उसने बी ने गुड्स जो हैं वो स्टील की हैं, चोरी की हैं, ना कि उसकी डिलीवरी की गई है। ये था कि डिलीवरी क्या है। उसके बाद आपके पास है मोड ऑफ डिलीवरी क्या क्या हो सकते हैं। डिलीवरी ऑफ गुड्स में बी मेड इन फॉलोइंग वेज, अलग अलग मेथड्स हैं। फर्स्ट है फिजिकल और एक्चुअल डिलीवरी। तो फिजिकल और एक्चुअल डिलीवरी कब होएगा? व्हेन गुड्स आर पुट इन द पोजेशन ऑफ द बायर और ऑफ एनी अदर अथराइज पर्सन, जिसके पास अथॉरिटी है बायर के बिहाफ पे गुड्स को होल्ड करने की, उसको अगर आप पोजेशन दे देते हो। इन द केस द फिजिकल कस्टडी ऑफ गुड्स पासिस फ्रॉम द सेलर टू द बायर, तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल या एक्चुअल डिलीवरी। सिंबॉलिक डिलीवरी क्या है? व्हेन एक्चुअल डिलीवरी है जो चीज़ की पॉसिबल नहीं है, तो सिंबॉलिकल मैनर में डिलीवरी की जाती है। कैसे? विच वुड कैरी विद इन इट रियल पोजेशन और कंट्रोल ओवर द गुड्स इज फास्ट सिंबॉलिकल फैक्ट्स। सिंबॉलिकल डिलीवरी इज मेड वेयर गुड्स आर बल्की एंड हैवी। तो उस केस में आप जो है उसकी एक्चुअल पोजेशन देने की बजाय उसकी जो है सिंबॉलिकल डिलीवरी भी दे सकते हो। वो कैसे हो सकती है? बाय डिलीवरी ऑफ द कीज़ ऑफ द गोडाउन की कीज़ आपने उस बंदे को हैंड ओवर कर दी है, या ट्रांसफ़र ऑफ द डॉक्यूमेंट या टाइटल जो ऑनरशिप है उसकी गुड्स की वो उसके नाम आपने कर दिया, तो उस पीरियड में सिंबॉलिक डिलीवरी होगी। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी और डिलीवरी बाय अटॉर्नमेंट। डिलीवरी कंस्ट्रक्टिव और कब होएगी? इज़ मेड विदाउट एनी चेंज इन द एक्चुअल पोजेशन ऑफ द गुड्स। गुड्स की पोजेशन में कोई चेंज नहीं की गई है, जहाँ थी वहीं पड़ी हैं। हेयर देयर इज़ ओनली द एक्नॉलेजमेंट बाय द पर्सन इन पोजेशन दैट होल्ड्स देम ऑन बिहाफ ऑफ अनदर। गुड्स सेलर है, सेलर के पास ही पड़ी हैं, लेकिन अब ये हो गया कि जो गुड्स उसके पास पड़ी हैं वो बायर के बिहाफ के ऊपर पड़ी हैं, सिर्फ उसका लीगल करेक्टर है जो पोजेशन का वो चेंज हो गया। वो कैसे हो सकती है? वेयर द सेलर हु इज़ इन पोजेशन ऑफ गुड्स होल्ड देम एज ए बेली। बेली एज ए जो है उसका रखवाला जो है बन के उनको गुड्स को अपने पास रख लेता है सेल करने के बाद भी। वेयर द गुड्स में बी इन पोजेशन ऑफ द बायर, पहले से ही बायर के पास थी, बट आफ्टर सेल मे होल्ड देम ऑन हिज ओन अकाउंट। अब उसके नाम पे बोलेंगी, पहले उसके पोजेशन में तो थी पर लेकिन ऑनरशिप उसके पास नहीं थी।
Third, where a third party like a warehouse man who was holding the goods as a bailey of the seller agrees after a sale to hold them as a bailey of the buyer। मान लो किसी स्टोर कीपर में, मान लो कोल्ड स्टोर है जहाँ पे माल स्टोर किया जाता है, पेरिशेबल गुड्स हैं, तो वहाँ पे पहले गुड्स हैं जो वो सेलर के नाम पे बोल रही थी, अब बायर के नाम पे बोल रही है। तो पहले सेलर के नाम पे गुड्स ने होल्ड की हुई थी स्टोर कीपर ने, अब बायर के नाम पे होल्ड की हुई हैं। तो ये हो गई आपकी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी और डिलीवरी बाय अटॉर्नमेंट। इसके बाद बेटा कुछ रूल्स दिए हैं डिलीवरी के रिगार्डिंग। फर्स्ट है मोड्स ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी ऑफ द गुड्स सोल्ड मे बी मेड बाय एनी टाइम विद इन द पार्टीज एग्रीज शैल बी ट्रीटेड एज डिलीवरी विच वॉज द इफेक्ट ऑफ द पुटिंग द गुड्स इन द पोजेशन ऑफ द बायर। जब उसके ऑथराइज एजेंट को जब भी दे दी जाएगी तो माना जाएगा गुड्स की डिलीवरी होगी। ए सेलर मस्ट बी द गुड्स नॉट ओनली आउट ऑफ हिज पोजेशन बट इनटू द पोजेशन ऑफ द बायर। गुड्स आ जाएंगी तभी माना जाएगा कि डिलीवरी हुई है। डिलीवरी अभी हम टाइप्स पढ़ चुके हैं, एक्चुअल हो सकती है, सिंबॉलिक हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव है जो हो सकती है। ये हो गए मोड्स ऑफ डिलीवरी। सेकंड है डिलीवरी एंड पेमेंट आर कंकरेंट कंडीशंस। तो कहता कि अनलेस एंड अदरवाइज डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ प्राइस आर कंकरेंट कंडीशंस। जो सेलर है उसने गुड्स डिलीवर करनी है और जो बायर है उसने गुड्स में पोजेशन में लेके उसका प्राइस है जो पे करना है। तो दोनों जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो साइमल्टेनियसली चलती हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी। अगर गुड्स हैं जो वो पार्ट में दी गई हैं, ए डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ द गुड्स हैज़ द सेम इफेक्ट एज अ डिलीवरी ऑफ द होल फॉर द पर्पज ऑफ पासिंग द प्रॉपर्टी इन द गुड्स प्रोवाइडेड सच पार्ट डिलीवरी इज मेड इन प्रोग्रेस ऑफ द डिलीवरी ऑफ द होल। तो वो माना जाएगा कि होल डिलीवरी ही उसको एक तरह की कर गई है, चाहे गुड्स सेलर की पोजेशन में कुछ अभी बाकी हैं। देखिए एग्जांपल इससे समझ आएगा आपको। ए ने क्या किया, 50 मोन्स ऑफ राइस टू बी, मान लो गट्टे या बोरियां हैं जो चावल की, वो 50 मोन्स बी को सेल कर दी। द राइस रिमेन्स इन एज वेयर हाउस में ही रहते हैं सेलर के पास। आफ्टर द सेल बी है जो वो सेल कर देता है सी को उसमें से 10 बोरियां राइस की, ठीक है। तो ए है जो बी की मर्जी के अकॉर्डिंग 10 बोरियां जो है वो सी को ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। तो इस केस में माना जाएगा कि डिलीवरी है जो उसने कर दी है। डिलीवरी नहीं हुई इस बेसिस पे इस कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। नेक्स्ट है बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। जहाँ तक ना बताया गया हो कि सेलर की ऑब्लिगेशन है तो ऑब्लिगेशन किसकी है, बायर की। बायर ने डिलीवरी के लिए अप्रोच करना है सेलर को और सेलर ने डिलीवरी है जो वो कर देनी है। नेक्स्ट है प्लेस ऑफ डिलीवरी। द प्लेस एट विच डिलीवरी इज टू बी मेड विल बी जनरली गवर्न्ड बाय एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज के साथ होता है। तो जो पार्टीज़ का डिसाइड था उसके अकॉर्डिंग उस प्लेस पे उसने डिलीवरी करनी होती है, ठीक है। अगर नहीं है तो उसके रिगार्डिंग कौन से रूल अप्लाई होंगे, दैट द गुड्स सोल्ड आर टू बी डिलीवर एट द प्लेस एट विच दे आर टाइम ऑफ द सेल। जहाँ पे सेल की गई थी वहीं पे उसकी डिलीवरी देनी है। सेकंड, गुड्स एग्रीड टू बी सोल्ड आर टू बी डिलीवर एट द प्लेस एट विच दे आर एट द टाइम ऑफ द एग्रीमेंट टू सेल के टाइम पे जिस जगह पे थी। इफ़ द गुड्स आर नॉट इन एग्जिस्टेंट एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, थी नहीं, फ्यूचर गुड्स थी, दे आर टू बी डिलीवरेबल एट द प्लेस एट विच दे आर टू बी मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस। अगर कोई भी उन्होंने डिसाइड नहीं हुआ था किस तरीके से होनी है तो गुड्स जहाँ सेल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वहीं पे डिलीवरी होगी। दूसरा, अगर एग्रीमेंट टू सेल था तो उस जगह पे जहाँ एग्रीमेंट टू सेल हुआ था। अगर तीसरा एग्रीमेंट टू सेल हुआ है और गुड्स फ्यूचर में प्रोड्यूस होनी है तो जब वो गुड्स प्रोड्यूस होएंगी, जिस जगह पे प्रोड्यूस होएंगी या मैन्युफैक्चर होएंगी वहीं पे उसकी डिलीवरी है जो दी जाएगी। नेक्स्ट आपके पास है बेटा टाइम ऑफ डिलीवरी, ठीक है। डिलीवरी ऑफ गुड्स मस्ट बी मेड विद इन ए रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम के बीच में डिलीवरी देनी है। इफ़ अगर उसको कुछ भी टाइम फिक्स किया गया है कॉन्ट्रैक्ट में तो उसके अकॉर्डिंग, अगर नहीं तो रीजनेबल टाइम के बीच में देनी है। तो अलग अलग तरह की गुड्स के लिए अलग अलग टाइम है जो रीजनेबल टाइम हो सकता है। पेरिशेबल गुड्स के लिए 2 दिन का टाइम भी रीजनेबल टाइम हो सकता है, 1 दिन का टाइम भी रीजनेबल टाइम हो सकता है। अगर लॉन्ग टर्म नेचर के कुछ ड्यूरेबल गुड्स हैं तो उसका टाइम लॉन्ग पीरियड भी हो सकता है डिलीवरी का। इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ गुड्स। नेक्स्ट है मैनर ऑफ डिलीवरी। व्हेन द गुड्स आर एट द टाइम ऑफ सेल आर इन द पोजेशन ऑफ अ थर्ड पर्सन, देयर इज नो डिलीवरी बाय सेलर टू बायर अनलेस एंड अनटिल
सच थर्ड पर्सन एक्नॉलेजेस टू द बायर दैट ही होल्ड्स द गुड्स ऑन हिज बिहाफ। अगर किसी थर्ड पर्सन के पास गुड्स पड़ी हैं, सेलर की गुड्स हैं लेकिन सेलर के पास नहीं हैं, तो तब तक डिलीवरी नहीं मानी जाएगी जब तक जो पर्सन जिसके थर्ड पर्सन के पास गुड्स पड़ी हैं वो एक्नॉलेज नहीं कर देता कि हाँ वो गुड्स हैं मेरे पास, इसके बिहाफ पे हैं और मैं आपको दे दूँगा। नेक्स्ट, expenses of delivery. Unless otherwise agreed, the expenses of putting the goods into a deliverable state shall be borne by the seller. वैसे तो खर्चे सारे सेलिंग के सेलर के होते हैं। इन केस पार्टीज हैव कम टू सम एग्रीमेंट उनमें, तो बायर भी बियर कर सकता है। दैट डिपेंड अपॉन द उनके बीच में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जो हुआ है। नेक्स्ट है डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। अगर गलत क्वांटिटी डिलीवर कर दी जाती है सेलर के द्वारा, तो सेलर इज़ द अंडर टू ड्यूटी टू कंप्लाई विद द ऑर्डर ऑफ द बायर इन काइंड, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। जैसे उसने मांगी है उस तरीके से देनी है, जिस तरीके से कहा है उस तरीके से देनी है। डिलीवरी ऑफ गुड मस्ट बी ऑफ एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑर्डर जितनी हुई है। अ डिफेक्टिव डिलीवरी इंटाइटल द बायर टू रिजेक्ट द गुड्स। तो 3 डिफरेंट केसेस हैं। द डिलीवरी ऑफ quantity less than the contracted for, the delivery of a quantity more than that of contracted for, or the delivery of goods contracted for along with goods not of the contract description के अकॉर्डिंग नहीं है। क्वांटिटी है जो वो कम दी है, क्वांटिटी ज़्यादा दी है, या गुड्स अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप दी नहीं है। तो इसको उसने कहा है फर्स्ट है शॉर्ट डिलीवरी। फर्स्ट केस को हम भरेंगे वेयर द सेलर इज इन अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट टू डिलीवर ए पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड टेंडर्स ए लेसर क्वांटिटी, द बायर में either रिजेक्ट ऑल द क्वांटिटी डिलीवर और एक्सेप्ट ऑल। या तो डिलीवर मान सकता है और बाकी जो रहेगी शॉर्टेज उसको बाद में रिसीव कर सकता है, या उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। एक्सेस डिलीवरी के केस में वेयर द सेलर डिलीवर्स ए क्वांटिटी लार्जर देन द ऑर्डर्स और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर, तो बायर के पास क्या ऑप्शन है, एक तो वो एक्सेप्ट कर सकता है सभी को, इफ़ ही डज सो ही बिकम लायबल फॉर द प्राइस, जो उसने एक्स्ट्रा रिसीव किए हैं उसको वो पे करेगा। दूसरा, टू एक्सेप्ट द गुड्स मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिजेक्ट द, जो एक्सेस गुड्स हैं उसको रिजेक्ट कर देगा। और थर्ड है टू रिजेक्ट द होल, सारी की सारी गुड्स रिजेक्ट कर देगा। अगर वो सेपरेबल नहीं है तो वो सारी गुड्स रिजेक्ट करेगा, क्योंकि उसमें से पार्ट वो रख ही नहीं सकता। तो ये था शॉर्ट डिलीवरी एंड एक्सेस डिलीवरी। थर्ड है मिक्स्ड डिलीवरी वेयर द सेलर डिलीवर टू अ बायर द गुड्स ही कंस्ट्रक्टेड टू well mixed with the goods of a different description not included in the contract. The buyer may either accept the good which are in accordance with the contract and reject the rest or reject the whole. ये उसके पास ऑप्शन है। अगर गुड्स हैं मिक्स करके उसने बेच दिए हैं, कुछ गुड्स डिस्क्रिप्शन से मैच करती हैं, कुछ गुड्स डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं करती, तो उसके पास बायर के पास ऑप्शन है, जा तो जो मैच करती हैं सिर्फ उनको रख ले, बाकियों को रिजेक्ट कर दे, या सारी की सारी गुड्स को ही रिजेक्ट कर दे। इट डिपेंड्स अपॉन द बायर। नेक्स्ट है इंस्टॉलमेंट्स डिलीवरीज। कई बार जो सेलर है वो क्या करता है, एब्सेंस ऑफ द एग्रीमेंट, उनके एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं लिखा था, बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट डिलीवरी बाय इंस्टॉलमेंट्स। अगर नहीं बताया गया था तो जरूरी नहीं है कि बायर एक्सेप्ट ही करे इंस्टॉलमेंट में डिग्री, कि मान लो 200 उसने बोरियां देनी थी, 50-50 करके दे रहा है। द परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटायर कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्प्लिट अप विदाउट म्यूचुअल कंसेंट। दोनों की कंसेंट के बिना, बायर और सेलर में एग्रीमेंट के बिना जो वो है वो स्प्लिट नहीं कर सकता डिलीवरीज को पार्ट में। इन ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर गुड्स आर टू बी डिलीवर्ड बाय इंस्टॉलमेंट विच आर टू बी सेपरेटली पेड फॉर, द फेलियर ऑफ ए पार्टी टू डिलीवर और एक्सेप्ट एंड पे फॉर वन और मोर इंस्टॉलमेंट डज नॉट नेसेसरली पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट। अगर शिफ्टों में पहले से ही बात हुई थी इंस्टॉलमेंट में देने की, तो बंदा इंस्टॉलमेंट में एक्सेप्ट करेगा और इंस्टॉलमेंट में ही पे भी कर सकता है, तो वो उसके साथ डिलीवरी है जो वो कॉन्ट्रैक्ट एंड में नहीं होगा। नेक्स्ट है डिलीवरी टू करियर और वेयरफिंगर। तो उसमें क्या है कि सेक्शन 39 इनेक्ट्स द रूल दैट वेयर द सेलर ने क्या करना है, गुड्स की डिलीवर देनी है, एंड ऑथराइज और रिक्वायर्ड टू सेंड द गुड्स टू द बायर, डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू ए करियर फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए गुड्स देता है। मान लो ट्रक में लोड करवाता है, मतलब उसने शिप के थ्रू भेजना है तो उस पर शिप पे बोर्डिंग कराता है उसकी, कोई भी केस, टू द बायर और डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द वेयरफिंगर फॉर सेफ कस्टडी इज प्राइमा फेसी डीम टू बी ए डिलीवरी टू द गुड्स टू द बायर। तो उसने करियर को जिस पे कहा गया था उस पर भी अपलोड करा दी, तो माना जाएगा कि गुड्स की डिलीवरी है जो वो बायर को कर दी गई है। नेक्स्ट, गुड्स डिलीवर्ड एट ए डिस्टेंस प्लेस वेयर द सेलर ऑफ द गुड्स एग्रीड टू डिलीवर द गुड्स एट हिज ओन रिस्क
at a place other than that where they are sold, the buyer shall take the risk of any natural deterioration in the goods incident to the ट्रांजिट अनलेस अदरवाइज एग्रीड। तो जो अगर सेलर ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है गुड्स पहुंचाने की, तो बायर जो है उसकी डिटीरियोरेशन अगर उसमें कुछ कमी हो जाती है, जैसे आप स्पिरिट बेचो तो थोड़ा थोड़ा उड़ जाता है, तो उसकी जिम्मेवारी, या कोई लीकेज छोटी मोटी होती है तो उसकी जिम्मेवारी जो है वो बायर की होगी। Examining the goods on delivery, where there has been no provision examination of the goods of the mere fact the buyer has take delivery of them does not amount to an acceptance until he has had a sufficient opportunity of examining the गुड्स। तो अगर एग्जामिन करने की ज़रूरत है गुड्स की, तो जब तक बायर उन गुड्स को एग्जामिन नहीं कर देता कि कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग वो गुड्स उससे मैच करती हैं या नहीं, तब तक उसकी एक्सेप्टेंस है जो नहीं मानी जाएगी। इट इज़ टू बी नोटेड दैट द सेलर शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल इफ़ उसने रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी थी बायर को एग्जामिन करने की, लेकिन उसके एग्जामिन नहीं किया और बाद में वो कहता है कि गुड्स हैं जो अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन नहीं है। नेक्स्ट, व्हेन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट ऑन डिलीवरी, कब माना जाएगा कि एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई डिलीवरी में। सेक्शन 42 प्रोवाइड दैट बायर इज डीम्ड टू हैव एक्सेप्टेड द गुड्स व्हेन ही इंटीमेट्स टू द सेलर दैट ही एक्सेप्टेड द गुड्स, उसने इंटीमेट कर दिया, बता दिया। व्हेन द गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड टू द बायर एंड ही डज नॉट मेक एनी रिलेशन इन दैम विच इज़ इनकन्सिस्टेंट विद द ओनरशिप, के साथ उसने कोई भी कंप्लेन है जो नहीं की है। थर्ड, वेयर द बायर रिटेन्स द गुड्स बियॉन्ड ए रीजनेबल टाइम, के बाद भी वो गुड्स हैं जो वो रिजेक्ट नहीं करता, अपने पास रख लेता है, तो उस केसेस में माना जाएगा कि उसने जो एक्सेप्टेंस है डिलीवरी की कर ली है। नेक्स्ट है बेटा बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न रिजेक्टेड गुड्स, जो बायर है नॉट बाउंड टू रिटर्न रिजेक्टेड गुड्स, क्योंकि सेक्शन 43 के अकॉर्डिंग वेयर गुड्स आर delivered to the buyer and he refuses to accept them, he is not bound to return the goods to the seller. It would be sufficient if he intimate कर देता है सेलर को कि मैं गुड्स एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो वो सेलर की ड्यूटी बनती है उसको वापस लेना, ना कि बायर की ड्यूटी बनती है उनको जो है रिजेक्टेड गुड्स को रिटर्न करना। सिर्फ उसने इंटीमेट करना है कि मैं गुड्स जो हैं वो उसको रिजेक्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट है लाइबिलिटी ऑफ बायर फॉर निगलेक्टिंग और रिफ्यूजिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। व्हेन द सेलर है जो रेडी है, विलिंग है डिलीवरी करने के लिए गुड्स की, एक्चुअली रिक्वेस्ट द बायर टू टेक द डिलीवरी एंड बायर डज नॉट विद इन ए रीजनेबल टाइम आफ्टर सच रिक्वेस्ट टेक डिलीवरी ऑफ द गुड्स, बायर बिकम लाइबल टू द सेलर फॉर एनी लॉस ओकेजन बाय द निगलेक्ट और रिफ्यूजल ऑफ टेक ऑफ डिलीवरी, से कोई भी नुकसान अगर सेलर को हुआ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बायर। एंड अ रीजनेबल चार्ज फॉर द केयर एंड कस्टडी, के लिए अगर उसको कोई खर्चा करना पड़ा है सेलर को, तो वो भी बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो बनेगी। तो ये था बेटा आपका सेल ऑफ गुड एक्ट का परफॉर्मेंस ऑफ जो कॉन्ट्रैक्ट है कि उसमें कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो फुलफिल होंगी, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।